नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में बेटा हमने देख लिया था अंधकार अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ चलती है, अंधकार अभिक्रिया कहाँ चलती है। प्रकाश अभिक्रिया के पद देखे थे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। चक्रीय अभिक्रिया, अचक्रीय अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया के में 3 पद थे। हमने पहला पद देख लिया था, C3 पादपों के अंदर केल्विन चक्र देख लिया था। फिर हमें इसी अंधकार अभिक्रिया के अंदर हमें C4 पादपों के अंदर और कैम पादप, जो कैम थे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे वाले पादपों में भी हमें अंधकार अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ देखने थे कि किस प्रकार से, जैसे कि C3 पादप के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है, वैसे ही ग्लूकोज का निर्माण हमें कैम पादपों में भी कराना है, हमें C4 पादपों में भी कराना है। फिर इसमें आगे हम देखेंगे C2 चक्र या फिर प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन बेटा उसको C2 चक्र भी बोलते हैं और ये C3 पादपों में चलता है। फिर आज के लेक्चर में आखिरी में हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण देखेंगे। जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण के बाद हम पादप के ऊपर होने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों का प्रभाव देखेंगे। आंतरिक कारक कैसे प्रभाव डालेंगे पादप के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पे, और वैसे ही बाह्य कारक जो हैं वो कैसे प्रभाव डालेंगे। आज का ये पूरा लेक्चर अपन देखेंगे। तो आइए हम चालू करते हैं। अगर आपको मेरा पुराना लेक्चर याद है कि जो हमने केल्विन साइकिल देखी थी C3 पादप में, अगर वो याद है तो आज का लेक्चर और आसान हो जाएगा, क्योंकि C3 पादप के अंदर बेटा मैंने बताया था कि जो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होगी वो केल्विन चक्र में होगी। और किसके द्वारा होगी केल्विन चक्र में? रूबिस्को एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? रूबिस्को के द्वारा। मैंने बताया था जो रूबिस्को है, रेबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीलेज, उसकी कार्बन से भी बंधुता है और ऑक्सीजन से भी बंधुता है। तो यही चीज हम देखेंगे। मैंने ये डायग्राम हर स्लाइड में पहले रखा है ताकि आपको याद रहे। प्रकाश संश्लेषण में ये 4 चीजें अत्यंत आवश्यक हैं: सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है बेटा। अब हम C4 चक्र देखेंगे। C4 चक्र किन के अंदर पाया जाएगा? जो C4 पादप है, मक्का है, जौ है, और अपने आपके सिलेबस के अंदर अपन जैसे मक्का, जौ, गन्ना, तो इन चीजों के अंदर ये जो पादप है इनके अंदर C4 चक्र चलेगा। C4 चक्र वह अभिक्रिया है कि जो प्रकाश की अत्यधिक मात्रा हो जाए, तापमान अधिक बढ़ जाए तो क्या करेगा? जैसे तापमान अधिक बढ़ जाता है, मान लो कि C3 पादप है, उनके पास ये वाली व्यवस्था नहीं है। जो C3 पादप है उसमें क्या है कि दिन में तापमान अधिक बढ़ गया, तापमान अधिक बढ़ेगा तो पानी की हानि ज्यादा होगी। जो C3 पादप है बेटा उनमें पानी की हानि ज्यादा होगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी तो पौधे पानी के रूप में, क्योंकि हमने देखा है जो पौधे पानी को जल से, भूमि से जो अवशोषित करते हैं उसका 99% भाग वाष्पोत्सर्जन में हानि कर देते हैं। ठीक है। जो पौधे भूमि से जल को अवशोषित करते हैं उसका 99% भाग वाष्पोत्सर्जन के रूप में गंवा देते हैं पौधे पानी को। केवल 1% भाग जो है वो पौधे अपने पास रखते हैं। अब यही चीज अब देखिए, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये नॉर्मल प्रक्रिया की बात कर रहा हूं कि जब पौधे बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य धूप खिली हुई है और सामान्य तापमान है, तो पौधे जो वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं उसका 99% भाग तो पानी का वाष्पोत्सर्जन में गंवा देते हैं, 1% भाग अपने पास रखते हैं। अब यही तापमान अधिक बढ़ जाए तो जो 1% है उसका भी कुछ भाग चला जाएगा। तो इसी पानी को बचाने के लिए पौधे क्या करते हैं? अपने स्टोमेटा बंद कर लिए। जो गैस और पानियों की जो हानि होगी वो स्टोमेटा से होगी, जो रंध्र हैं पौधे पे उनसे होगी, तो उसने स्टोमेटा बंद कर लिए। अब स्टोमेटा बंद कर लिए तो हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है, C6H12O6 हो रहा है। अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही है तो ग्लूकोज बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। यह C3 पादपों के साथ समस्या थी कि तापमान बढ़ जाएगा दिन में, जो गर्मियों के समय होता भी है। जब गर्मियों का सीजन चलता है तब आप देखेंगे दोपहर में 12 बजे के बाद 12 से 4 के बीच में तापमान इतना उच्च हो जाता है कि रोड पे जो सड़क है उसका डामर तक पिघल जाता है कई जगह पे। जैसे रेगिस्तान है या फिर अपने ही कुछ एमपी के एरिया है तो उस तरफ
तापमान अधिक बढ़ जाता है और तापमान अधिक हो गया तो पौधे अपने स्टोमेटा बंद कर लिए। अब पौधों ने स्टोमेटा बंद कर लिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण तो जारी है क्योंकि धूप खिली हुई है, प्रकाश संश्लेषण दिन में हो रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? तो ये इस प्रक्रिया को, इस चीज से बचने के लिए C4 पादपों ने अपने अंदर एक चीज विकसित कर ली जिसे हम बोलते हैं बंडल शीथ के रूप में। उनको क्रेंज एनाटॉमी पत्ती के अंदर क्या बोलेंगे? क्रेंज एनाटॉमी। ये क्रेंज एनाटॉमी किसमें पाई जाएगी? C4 पादपों में। C3 पादपों में क्या था? C3 पादपों में अत्यधिक उच्च प्रकाश हो जाने पर दिन के समय C3 पादप क्या कर रहे थे? C3 पादप के अंदर प्रकाश श्वसन होगा। C3 पादपों में उच्च प्रकाश या उच्च तापमान पर जल की हानि को बचाने के लिए उनके अंदर स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो उनके अंदर क्या हो गया? उनके अंदर क्या होने लगा? प्रकाश श्वसन होने लग जाए। क्या होने लग जाएगा? प्रकाश श्वसन, क्योंकि उनके पास वैसी व्यवस्था नहीं है जो C4 पादपों के पास है। C4 पादप के बारे में मैंने C3 और C4 पादपों की पत्ती में मैंने आपको अंतर करके बताया था। जो C3 के पादप की जो पत्ती है, ये मान लीजिए C3 प्लांट है, C3 प्लांट है। जो पहला पदार्थ जो बनेगा केल्विन चक्र में, उसके आधार पे बोला था C3 पादपों में जो पहला पदार्थ केल्विन चक्र में बना उसे बोला था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको C3 पादप बोला था। अब ऐसे ही C4 पादप में मान लेते हैं, ये C4 पादप की पत्ती है और इसके अंदर जो पहला पदार्थ बनेगा, पहला जो स्थायी पदार्थ बनेगा C4 पादप में OAA होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा। तो इसीलिए ये 4 कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन वाला है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? OAA या C4 पादप बोल दिया, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक। अब इनने क्या किया कि जैसे C3 की जो पत्ती है, ये C3 की पत्ती है, ये C3 की पत्ती है। इस C3 की पत्ती में क्या होगा कि इसके पास मीजोफिल सेल्स होंगे, ये मीजोफिल सेल हैं। इनके पास जो बंडल शीथ सेल होंगे, ये बंडल शीथ सेल है मान लीजिए, और इनके पास ये बंडल शीथ सेल के जो बीच में ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम होंगे, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम होंगे, लेकिन इसमें मीजोफिल सेल क्या चारों तरफ फैली हुई है। C4 पौधों में क्या होगा? ये पत्ती है, ये पत्ती है, इसकी पत्ती ऐसी ना होके ऐसी होगी। मान लीजिए पत्ती है, इसके अंदर जो मीजोफिल सेल होंगे वो ऐसे बिखरे ना होके ये क्या होंगे कि ये यहां पे जाइलम फ्लोएम है, इसके चारों तरफ बंडल शीथ है और इस बंडल शीथ को घेरे हुए इस तरीके से मीजोफिल सेल का एक गुच्छा बना होगा। इसी गुच्छे को अपने बोला क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज ऐसे सर्कुलर एक वृत्ताकार रूप में मीजोफिल सेल का व्यवस्थित हो जाना बंडल शीथ की कोशिकाओं के चारों तरफ। बंडल शीथ की कोशिकाओं के चारों तरफ, बंडल शीथ की कोशिकाओं के चारों तरफ मीजोफिल सेल का व्यवस्थित हो जाना, इसे क्रेंज एनाटॉमी बोला। और जो ये जो बंडल शीथ की सेल है, ये बंडल शीथ की सेल क्या करेंगी? अपने चारों तरफ एक झिल्ली नुमा संरचना बना लेंगी जिससे कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना आ सके, बाहर से ऑक्सीजन ना आ सके, सॉरी, बाहर से अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा? प्रकाश श्वसन करा देगा, उच्च ताप में प्रकाश श्वसन करा देगा। उसी चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन ना आए। दूसरी बात, बंडल शीथ कोशिकाओं ने एक काम और कर लिया कि अपने अंदर से गिरेना की मात्रा कम कर दी, और गिरेना के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण हो रहा था। गिरेना ही वो भाग है पत्ती के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर 2 भाग पड़े थे, गिरेना पड़ा था और हमने स्ट्रोमा पढ़ा था। जो गिरेना है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में भाग लेगा, स्ट्रोमा था जो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया में भाग ले रहा था। जो अंधकार अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो स्ट्रोमा भाग है, तो इसमें गिरेना नहीं होंगे, तो इसके पास गिरेना नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, क्योंकि गिरेना में क्या हो रहा था? जल का विघटन हो रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होंगे, ऊपर से ये बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को भी रोक लेगी, तो यहाँ पे प्रकाश श्वसन नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, इसमें प्रकाश श्वसन नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े। अब C4 पादपों में यदि प्रकाश श्वसन से बचने के लिए उसने अपने चारों तरफ एक व्यवस्था बना ली है कि अंदर
जो बंडल शीत कोशिकाएं हैं उनके अंदर तो जो ग्रेना वाला भाग है वो कम कर दिया, बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कम है। ग्रेना वाला भाग कम कर दिया, केवल अंधकार अभिक्रिया होगी, और अंधकार अभिक्रिया को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर प्रकाश तेज हो भी गया तो अंदर जो स्ट्रोमा वाला भाग है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा वाला भाग है बंडल शीत में, उसमें क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन बनेगी ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं बन रही। ऊपर से मीजोफिल सेल ने उसको चारों तरफ से बंडल शीत सेल को घेर लिया है, बंडल शीत सेल को घेर लिया है चारों तरफ से। अब वो क्या करेगा कि उसके पास तो क्लोरोप्लास्ट है, उसके पास तो क्लोरोफिल है, ग्रेना है, तो मीजोफिल सेल से होते हुए बंडल शीत के पास जाना है। ठीक, मीजोफिल सेल से, जैसे कि ये जाइलम फ्लोएम है, इसके चारों तरफ बंडल शीत कोशिकाएं हैं और इनके चारों तरफ ऐसे मीजोफिल कोशिकाएं, एक वलय रूपी संरचना बना ली है, इसको क्रेंजेनाटॉमी बोला। अब क्या होगा कि यहां पे तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन यहां पे इसने एक व्यवस्था कर ली है, इसके पास एक अलग एंजाइम पाया जाएगा जिसको PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट बोलेंगे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब क्या हुआ, मीजोफिल कोशिका में वातावरण की CO2 या ऑक्सीजन स्टोमेटा से होते हुए किसी भी पौधे के अंदर वायु, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसें कहां से जाएंगी, स्टोमेटा से जाएंगी। अब स्टोमेटा से होते हुए ये स्टोमेटा की संरचना बना ली है, स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, तो यहां से CO2 अंदर गई और CO2 का प्रथम ग्राही यहां पे कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो PEP ने यहां पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने इसको CO2 को ले लिया। अब ये PEP ने पहली बार, क्वेश्चन बनेगा यहां पे कि C4 चक्र में, हेचन स्लेक चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला प्रथम पदार्थ क्या है, तो यहां पे प्रथम पदार्थ क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला PEP। C3 पादप में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला प्रथम पदार्थ क्या था, रुबिस्को। वहां पे क्या था बेटा, रुबिस्को, केल्विन चक्र चल रहा था। ठीक, अब यहां पे क्या है, PEP। अब PEP ने लेके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया 4 कार्बन वाला। ये PEP 3 कार्बन वाला था, 1 कार्बन ये ले लिया, ये 3 कार्बन वाला था, ये 4 कार्बन वाला एक पदार्थ बना लिया। एक ये कार्बन ये और 3 कार्बन इसके, इसने 4 कार्बन वाला बना लिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलेट में, ये भी 4 कार्बन वाला पदार्थ है, मैलेट में बदल जाएगा। अब मैलेट वो पदार्थ है जो कि मीजोफिल सेल से बंडल शीत सेल में चला जाएगा। मीजोफिल सेल से, ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये बंडल शीत सेल्स हैं, बंडल शीत सेल में चला जाएगा। लेकिन मीजोफिल सेल से बंडल शीत सेल में डायरेक्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भेज सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसी के साथ जोड़ के तो भेज सकते हैं, एक नया पदार्थ बना के उसके साथ भेज सकते हैं। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गई बंडल शीत से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान हो गया मीजोफिल सेल से बंडल शीत सेल के अंदर, तो CO2 जाएगी तो ऑक्सीजन भी चला जाएगा। ऑक्सीजन भी बोलेगा भाई हमसे कैसी दुश्मनी, हमें भी अंदर ले लो भाई, हमें भी जाने दो। इसीलिए उसने बोला कि भाई हम गैस भेज ही नहीं रहे अंदर, हम तो कोई पदार्थ भेज रहे हैं। तो पदार्थ क्या है, मैलिक अम्ल बना लिया, मैलेट या फिर मैलिक अम्ल बना लिया। अब इसने यहां से प्लाज्मोडेस्माटा से इसने ये मैलिक अम्ल अंदर भेज दिया। कहां पे, हमें कार्बन, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड भेजनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक अम्ल में पैक करके हमने भेज दी। अब मैलिक अम्ल बन गया, यहां से CO2 अंदर जाके ये छोड़ देगा और एक CO2 अंदर गई, तो बाकी की आपको ये पूरी अभिक्रिया मैंने C3 पादप में जैसी की जैसी बताई थी, केल्विन चक्र, C3 चक्र, वो यहां चल जाएगी। कहां पे, अपनी बंडल शीत कोशिका में। तो पूछ लिया जाएगा कि C4 पादपों में, एक क्वेश्चन और बनेगा, C4 पादपों में C3 चक्र या केल्विन चक्र कहां चलता है, C4 पादपों में केल्विन चक्र कहां चलता है, तो केल्विन चक्र कहां चलेगा, बंडल शीत के अंदर। ठीक, C4 पादपों में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वो किस पदार्थ से होती है, मैलिक अम्ल से। एक और क्वेश्चन बन गया, C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड कहां मुक्त होती है, बंडल शीत कोशिका में। किसके द्वारा मुक्त होती है, मैलिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, यही पूछ लिया जाएगा C4 पादपों में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। पहला स्थायी पदार्थ कौन सा बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनेगा। ठीक, ये 4 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। और पूछेगा कि केल्विन चक्र कहां चलेगा, तो बंडल शीत में चलेगा। ठीक है, तो ये C4 चक्र किस
विशेष अभिक्रिया को रोकने के लिए पाया जाता है। C4 चक्र किस विशेष अभिक्रिया को रोकने के लिए या ना होने देने के लिए उच्च तापमान में ये चलता है। ये कहां पे चलेगा, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि जो प्रकाश श्वसन है, ये जो C2 साइकिल है वो ना चले। ठीक, लिखित चीजें देख लेते हैं इसमें। C4 पौधों के पत्तियों में क्रेंज आकार होता है। क्रेंज आकार के बारे में मैंने आपको बताया था। जो C4 पौधों के अंदर जो क्रेंज आकार है, मैंने बताया था क्रेंज आकार क्या है बेटा, कि ये जाइलम फ्लोएम है, इसके चारों तरफ ये घिरा हुआ बंडल शीथ सेल है और इसके चारों तरफ ऐसे जो व्यवस्थित वलय रूपी संरचना है, इनको बोलेंगे ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल, बंडल शीथ और उसके अंदर जाइलम फ्लोएम, जो कि हमारे जल और भोजन के लिए आवश्यक परिवहन तंत्र का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो वलय रूपी संरचना बनेगी C4 पादपों की पत्ती में, इसको हमने क्या बोला? इसी को हमने पत्तियों में क्रेंज आकार की बोला। क्रेंज आकार बोल सकते हैं, आकार की बोल सकते हैं। ठीक, C4 पौधों की पत्तियों में बाहरी रिंग मीजोफिल द्वारा निर्मित और जिसमें विकसित ग्रेना वाला क्लोरोप्लास्ट होता है। C4 पौधों के जो बाहरी रिंग होती है वो मीजोफिल की बनी होती है, सही बात है, जिसमें ग्रेना विकसित होगा, जिसमें ग्रेना या फिर थैलेकॉइड विकसित होंगे, जिसमें प्रकाश और अंधकार दोनों अभिक्रिया चल रही होगी। C4 पौधों की पत्तियों में आंतरिक जो रिंग होगी वो बंडल शीथ की होगी, जिसके अंदर ग्रेना या क्लोरोप्लास्ट वाला भाग न के बराबर होगा, बहुत कम होगा। ये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था हो गई कि अंदर जब ग्रेना ही नहीं है तो जल का विघटन होगा ही नहीं। जल का विघटन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो रूबिस्को से नहीं जुड़ पाएगी। और रूबिस्को से हमें किसको जोड़ना है? कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि रूबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तभी ग्लूकोज बनेगा। C4 चक्र मुख्य रूप से दो कोशिकाओं में पूर्ण होता है। मीजोफिल जो बाह्य रिंग बनाता है, एक वलय रूपी संरचना, और दूसरा बंडल शीथ कोशिका। बंडल शीथ कोशिका बताई थी मैंने, जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ बनी हुई संरचना। अब मीजोफिल कोशिका के अंदर ये एक केमिकल इक्वेशन के रूप में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है। सर्वप्रथम CO2 रंध्रों के माध्यम से पत्ती की मीजोफिल में जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया था, कोशिकाओं में प्रवेश करती है और यहां पर CO2 ग्राही, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CO2 ग्राही फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम में, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल होता है। फॉस्फोइनोल पायरुविक प्रथम स्थायी पदार्थ, ये किस में बदल जाएगा? प्रथम स्थायी पदार्थ ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा। जैसे OAA बोला था मैंने, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल NADPH2 द्वारा अपचयित होकर मैलिक अम्ल में बदल जाएगा। यह मैलिक अम्ल में बदलने तक की क्रिया ये कहां हो रही है? बंडल शीथ में हो रही है, वो मीजोफिल में हो रही है, ये मीजोफिल में हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने ले लिया, ऑक्जेलिक अम्ल बन गया। ऑक्जेलिक अम्ल का अपचयन हुआ, NADPH2 से अपचयन हुआ, मैलिक अम्ल बन गया। यह मैलिक अम्ल बनने तक की क्रिया कहां हो रही है? मीजोफिल में हो रही है। यह मीजोफिल में होगी यहां तक। अब ये क्रिया देख लेते हैं, OAA से ये अपचयन हुआ, मैलिक अम्ल बन गया। ठीक है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही सक्रिय है। मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये कहाँ मिलेगा? क्योंकि मैलिक एसिड बन कहाँ रहा है? मीजोफिल में, तो ये एंजाइम भी कहाँ मिलेगा? ये एंजाइम अगर बन रहा है मीजोफिल में तो मिलेगा ये एंजाइम का मीजोफिल में, यहीं पे ये पदार्थ बन रहा है मीजोफिल में। मीजोफिल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में बना हुआ मैलिक अम्ल प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा बंडल शीथ कोशिका में चला जाता है। ये यहां से मैलिक अम्ल बन गया। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए ये एक इस तरीके से
दो कोशिकाओं के बीच संरचना है, वहां से होते हुए मैलिक अम्ल किसमें चला गया, बंडल शीट में। उद्देश्य क्या था मैलिक अम्ल यहां भेजने का, ताकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ के अंदर चली जाए बंडल शीट में, चला जाता है। मैलिक अम्ल डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अब मैलिक अम्ल से डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन कहीं पे भी अगर शब्द आगे से सुनोगे तो इसका मतलब यह है बेटा, किसी पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड का हट जाना, हट जाना, डीकार्बोक्सिलेशन, विघटन हो जाना किसी पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड का, और यह पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा। अब मैलिक अम्ल से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 बाहर चला गया, और यह पायरुविक अम्ल में पुनः 3 कार्बन वाले पदार्थ में बदल गया। हमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भेजनी थी, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो एक बार चक्कर चलेगा, ऐसे ही 6 बार ये चक्कर चलेगा, केल्विन साइकिल चलेगी, तो यहां पे हमारा ग्लूकोज निर्मित होगा। डीकार्बोक्सिलेशन, और वह पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। मैलिक एसिड से, ये देखिए मैलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन होगा और पायरुविक एसिड बन जाएगा, और ये पायरुविक एसिड वापस पुनः कहां चला जाएगा, पायरुविक एसिड वापस हमारे जो मीजोफिल कोशिका है उसमें चला जाएगा, वहां पे जाके फिर से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लेगा, क्योंकि वो अगली बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना है ना। पायरुविक अम्ल आगे जाके किसमें बदलेगा, PEP में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक, मैलिक अम्ल से जब पायरुविक अम्ल बनता है तो एक CO2 मुक्त होता है। मैलिक अम्ल से पायरुविक अम्ल बन रहा है, मैलिक अम्ल से पायरुविक अम्ल बन रहा है तो एक CO2 मुक्त हो रहा है। यही चीज इसने यहां लिखी है, मैलिक अम्ल से जब एक पायरुविक अम्ल बनेगा तो CO2 मुक्त होगी। यह मुक्त CO2 बंडल शीत कोशिका में RUBP, रूबिलोज बाइफॉस्फेट से जुड़कर आगे की पूरी केल्विन चक्र मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इससे आगे केल्विन चक्र पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि C3 पादपों में आगे मैंने केल्विन चक्र पढ़ाया था। सारे पादप क्या बनाना चाह रहे हैं, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये वही अभिक्रिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने दे दी बंडल शीत कोशिका को और बोला कि अब केल्विन चक्र चलाओ, और केल्विन चक्र बार बार पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि केल्विन चक्र हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था C3 पादपों में। C3 C4 पादपों में अंतर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 का अपचयन या यौगिकीकरण C3 चक्र द्वारा होता है। C3 मतलब केल्विन चक्र द्वारा होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार लिया गया तो ये कहा C3 पादप में, वहां पे C3 और C4 पादप दोनों चक्र चलेंगे। ठीक है, C4 में क्या है, C3 साइकिल भी चल रही है और C4 भी हो रहा है। ठीक, इस चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। 3 कार्बन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई केल्विन चक्र में, कार्बन डाइऑक्साइड RUBP से जुड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई और RUBP से जुड़ गई थी। RUBP से जुड़ के उसने फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बना लिया था, याद आ रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से फिर एल्डिहाइड बना था। पूरी प्रक्रिया याद आ रही है, एक बार केल्विन चक्र फिर देखोगे याद आ जाएगा। ये सारे चक्र एक साथ आपको देखने हैं, कहीं एक जगह ये तीनों चक्र एक साथ बना लेना, केल्विन चक्र, C4 चक्र और केम चक्र। तो यहां पे पहला स्थायी पदार्थ बना फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, वहां पे ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनेगा, जो मैंने आपको बताया था अभी। C3 पौधों में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही पहला स्थायी पदार्थ पूछा जाए तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 पादपों में पहला स्थायी पदार्थ पूछा जाए तो ऑक्सैलिक अम्ल बनेगा, पहला स्थायी पदार्थ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राही पूछ लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को पहली बार किसने पकड़ा, पहली बार किसको कार्बन डाइऑक्साइड ने अपने साथ बंधुता की, किसने बांधा, तो किसने, RUBP ने C3 में। C4 पौधों के अंदर पायरुविक अम्ल ने, C3 पादपों में पायरुविक अम्ल ने। ये देखिए पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया तो किसने ग्रहण किया इसको, पायरुविक अम्ल ने। लेकिन पायरुविक अम्ल से पहला स्थायी पदार्थ जो बनेगा वो ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल होगा, पायरुविक अम्ल में होता है। ठीक, पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा, पायरुविक अम्ल ग्राही होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग हैं। पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को किसने बांधा, C3 पादपों में किसने बांधा, RUBP ने। लेकिन जो स्थायी पदार्थ बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस वैसे ही इसके अंदर C4 पादपों में पहला स्थायी पदार्थ कौन सा बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही क्या होगा, पायरुविक अम्ल होगा। C3 पौधों की पत्तियों में क्रेंज आकार की अनुपस्थित होती है, हमने देखा इसमें नहीं होती और इसमें होती है।
C3 पौधों में प्रकाश श्वसन अनुपस्थित, C3 पौधों में प्रकाश श्वसन उपस्थित, C3 पौधों में प्रकाश श्वसन उपस्थित होगा। क्यों होगा उपस्थित? क्योंकि हमने बोला था इनके पास क्रेंज आकार की नहीं है, क्रेंज आकार की नहीं है तो ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो स्टोमेटा बंद, स्टोमेटा बंद तो ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ज्यादा, और अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा तो RuBP जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की वजह किससे जुड़ जाएगा? वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया चलेगी। C3 पौधों में प्रकाश श्वसन अनुपस्थित, क्योंकि क्रेंज आकार की है, क्रेंज आकार की है तो अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रहा है बंडल शीट तक, और बंडल शीट ने भी अपने क्लोरोप्लास्ट में से क्या त्याग दिया? ग्रेना वाला भाग त्याग दिया है, उसके पास ग्रेना है ही नहीं। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है और C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है, अधिक होती है। इसका कारण यह है, दर कम का कारण यह है कि यहां पे तापमान अधिक हुआ तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी क्योंकि C2 साइकिल चलने लग जाएगा, या फिर हम बोले प्रकाश श्वसन होने लग जाएगा। यहां पे अगर प्रकाश संश्लेषण, अगर प्रकाश ज्यादा हो गया, तापमान अधिक हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनके पास क्रेंज आकार की है, जिससे कि इनके अंदर बनने वाला जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक जा नहीं पा रहा है, तो प्रकाश श्वसन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर जो है यहाँ पे अधिक हो जाएगी। बराबर के तापमान पे अगर बात की जाए, तापमान दोनों पादपों को 45 दे रहे हैं तो दोनों में 45 डिग्री तापमान पे इसमें दर अधिक होगी और इसमें कम होगी। बराबर तापमान की बात हो रही है। C3 पौधों में CO2 की अधिक मात्रा बाहर निकलती है, C3 पौधों में CO2 की अधिक मात्रा बाहर निकलती है, सही बात है। C4 पौधों में CO2 की मात्रा बाहर नहीं निकलती है। C4 पौधों में जो CO2 की मात्रा वो बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि वो बंडल शीत के अंदर जो CO2 है उसको हम किस में डाल रहे हैं? एक तो हमने इतनी मेहनत करके मैलिक अम्ल में बदला, CO2 को पहले ऑक्जेलिक अम्ल में, ऑक्जेलिक अम्ल को मैलिक अम्ल में बदला, इतनी मेहनत की, फिर बंडल शीत में भेज दिया, तो हम क्यों बाहर निकालेंगे? हमें तो आवश्यकता ही इसी की है। तो यहां से CO2 बाहर नहीं निकलेगा। C4 चक्र में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए 18 ATP, ये याद रखना। C3 चक्र के अंदर ग्लूकोज, जो अपन ने साइकिल चलाई थी, एक साइकिल में एक बार कितने ATP बने थे? 3 ATP लगे थे। एक बार केल्विन चक्र जो चला था तो उसके अंदर 3 ATP लगे तो 6 बार चलेगा तो 18 हो जाएंगे, और यहाँ पे 30 ATP लगेंगे टोटल 6 बार जब चलेगा ये C4 चक्र। ठीक है, यहाँ पे 30 ATP लगेंगे, यहाँ पे 18 ATP लगेंगे। C4 पौधों के सभी कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में PS1 और PS2 पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में। यहाँ पे के PS2 अनुपस्थित, अगर PS2 अनुपस्थित है तभी तो हम बोल रहे हैं PS2 अनुपस्थित है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हमें ऑक्सीजन यहाँ पे बनाना ही नहीं है क्योंकि उच्च तापमान पर अगर ऑक्सीजन यहाँ पे भी बन गया तो ऑक्सीजन RuBP से जुड़ जाएगा, RuBP से जुड़ गया तो प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया हो जाएगी। हमें प्रकाश श्वसन ही तो बचाना था बेटा, तभी तो इन्होंने C4 पादपों ने अपने अंदर क्रेंज आकार की लाए, क्रेंज आकार की आ गई। और यहाँ पे हमने देखा था प्रकाश अभिक्रिया में PS2 पे कौन सा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश तंत्र था? P680 था। इस P680 पे जल का विघटन हो रहा था, जल का विघटन हो रहा था ना बेटा। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में, सॉरी 2H और हाफ ऑक्सीजन, सॉरी बेटा, H2O टूट के 2H बाहर निकल रहे थे और ऑक्सीजन का एक अणु बाहर आ रहा था, तो ये अभिक्रिया हो रही थी। यही ऑक्सीजन तो हमें बचाना था, यही ऑक्सीजन तो हमें बचाना है, यही ऑक्सीजन यहाँ पे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। C3 C4 चक्र मैंने आपको तुलनात्मक रूप से समझा दिया। C3 चक्र के अंदर केल्विन चक्र बता दिया था, आज C4 चक्र को भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। इस लेक्चर को बार बार देखें जिससे कि आपको C3 C4 में अंतर समझ में आ जाए। अब C2 साइकिल पे चलते हैं। C2 साइकिल को ही बोलते हैं हम प्रकाश श्वसन अभिक्रिया। C2 साइकिल को प्रकाश श्वसन अभिक्रिया, और ये कहां हो रही है? C3 पादपों में। किसमें? 3 कार्बन वाले C3 पादपों में चलेगी। ठीक, C3 पादपों में चलेगी। कब चलेगी ये अभिक्रिया? इस अभिक्रिया के लिए एक विशेष कंडीशन है कि जब C3 पादप
उच्च तापमान पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो यह अभिक्रिया चलती है। उच्च तापमान पर प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो यह अभिक्रिया चलेगी जब स्टोमेटा उच्च तापमान पर जल की हानि को बचाने के लिए बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा बंद तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही, लेकिन प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जल बराबर टूट रहा है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ गई और आरयूबीपी जो है उसका जो एंजाइम है रूबिस्को, आरयूबीपी से रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सीजन, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सीजनेज ऑक्सीलेज, कार्बोऑक्सीजनेज ऑक्सीलेज, ये कार्बन अगर ज्यादा है तो कार्बन से जोड़ देगा और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो आरयूबीपी को ऑक्सीजन से जोड़ देगा ये एंजाइम। तो C3 पादपों जो C3 पादप है तापमान में स्टोमेटा बंद तो ऑक्सीजन ज्यादा तो ये किससे जोड़ देगा, आरयूबीपी को ऑक्सीजन से जोड़ देगा और ये अभिक्रिया चलेगी। यह अभिक्रिया 3 जगह चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए इस अभिक्रिया के सारे एंजाइम जो है परऑक्सीसोम में पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया गया कि प्रकाश श्वसन अभिक्रिया के लिए मुख्य कोशिकांग कौन सा है, परऑक्सीसोम। क्यों है, क्योंकि इस अभिक्रिया से संबंधित ज्यादातर एंजाइम कहां पे हैं, परऑक्सीसोम के अंदर। ठीक, इस अभिक्रिया को प्रकाश श्वसन क्यों कहा जा रहा है, जिस प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया में मनुष्य या पादप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर में अंदर, CO2 शरीर से बाहर। तो इस अभिक्रिया में भी वही हो रहा है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर, CO2 शरीर के बाहर, CO2 शरीर के बाहर। तो ये ऑक्सीजन जैसी, ये श्वसन जैसी अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया प्रकाश श्वसन की, और यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया को प्रकाश श्वसन बोल दिया। अगर पूछ लिया गया प्रकाश श्वसन अभिक्रिया श्वसन के किस तरीके से समान है, तो ये ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है, इस भांति यह श्वसन के समान है। ठीक, इस अभिक्रिया में ये केल्विन चक्र के अंदर, ये केल्विन चक्र चलनी चाहिए थी, लेकिन केल्विन चक्र को रोक दिया गया। केल्विन चक्र के में रोकने का कारण ये रहा, आरयूबीपी से ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो गई तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ा तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से फॉस्फोग्लाइकोलेट, एक ये बन गया, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, और इससे फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बनेगा, ग्लाइकोलेट जाके ग्लाइऑक्सिलेट में, फिर ग्लाइसिन में बदल जाएगा। तो ये याद रखें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सारी अभिक्रिया चल रही हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। अब क्लोरोप्लास्ट में तो ये केल्विन चक्र होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 भाग हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए, अंधकार अभिक्रिया के लिए। जो अंधकार अभिक्रिया के लिए हैं उसमें तो क्या हो जाएगा, अंधकार अभिक्रिया के लिए जो जितने भी एंजाइम है वो किसमें है, हमारे स्ट्रोमा वाले भाग में। स्ट्रोमा वाले भाग में केल्विन चक्र चल रहा था, जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, कहाँ से, थैलेकॉइड से, वहां पे जल टूट रहा है, वहां से ऑक्सीजन मुक्त हुई, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है अभी, क्योंकि स्टोमेटा बंद है। तो आरयूबीपी से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ गया तो बेटा, तो आगे केल्विन चक्र चल पाएगी क्या, ये चक्र ऐसे ना चल के, केल्विन चक्र ऐसे ना चल के ये कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा। अब यहाँ से फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, आगे गया ग्लाइकोलेट में, और ये ग्लाइकोलेट ऐसा पदार्थ है बनने के बाद परऑक्सीसोम में चला जाता है। ये पदार्थ कहाँ चला जाएगा, ग्लाइकोलेट, परऑक्सीसोम में, और आगे जाकर ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लाइसिन में बदल जाएगा। ठीक, अब ग्लाइसिन ऐसा पदार्थ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके यहाँ से जो ग्लाइसिन के 2 अणु बनेंगे, इसमें से CO2 बाहर निकाल दिया, जो ग्लाइसिन के अणु आए 2, इसमें से CO2 बाहर निकाल दिया और ये सीरीन में बदल गया। ठीक है, एक ग्लाइसिन 2 कार्बन वाला है, ये भी ग्लाइसिन 2 कार्बन वाला है, ये टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है, इनमें से 1 कार्बन निकल गया तो 3 कार्बन वाला सीरीन बन गया। क्वेश्चन अगर ज्यादा घुमा के टफ करके पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन ग्राही कौन है C2 चक्र में, तो आरयूबीपी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर C2 चक्र में प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्राही कौन है, आरयूबीपी है। ग्लाइकोलेट कहां बनता है, ग्लाइकोलेट कहां बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट में बनेगा।
ग्लाइकोलेट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में बनेगा। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो ये पेरोक्सिसोम में कर दिया जाता है। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट से अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? पेरोक्सिसोम में ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा। और ग्लाइसिन कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से क्या बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से सीरीन बन रहा है, यह हमें याद रखना है। और सीरीन वापस पेरोक्सिसोम से वापस अपने क्लोरोप्लास्ट में भेज दिया जाता है। ठीक, यह अभिक्रिया यहां तक समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गए ये पद समझ में आ गए तो इसको लिखित रूप से आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया C3 पादपों में चलती है। ये मैंने आपको कम से कम 10 बार बोल दिया होगा जब से लेक्चर शुरू हुआ है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता, या फिर हम ये बोले कार्बन डाइऑक्साइड की निम्न सांद्रता पे, एक ही बात है। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता बोले या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की निम्न सांद्रता पे चलती है। यह अभिक्रिया मुख्य 3 कोशिकांगों में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। RuBP से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। फिर फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड के 2 अणु मिलकर ग्लाइकोलिक, और ये पूरी अभिक्रिया अभी तक कहाँ चल रही है? जो ग्लाइकोलिक एसिड बन रहा है या ग्लिसरेट बन रहा है, ये सारी अभिक्रिया कहाँ चल रही है? अभी क्लोरोप्लास्ट में। फिर ये वही पद है जो मैंने अंदर दिखाए थे, उसी में इन पद को मैंने यहाँ पे खोल के आपको केमिस्ट्री के रूप में दिखा दिया है। जैसे कि अपन रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक होते हैं और क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उस भांति मैंने आपको दिखा दिया है। फिर ये ग्लाइकोलिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में, और ये ग्लाइसिन में बदल गया। और ये ग्लाइसिन कहाँ बन रहा है? पहली बार ग्लाइसिन ये बन रहा है पेरोक्सिसोम में। ये ग्लाइसिन कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइसिन से सीरीन बनेगा, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये सीरीन वापस से चला जाएगा कहाँ पे? पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम से ग्लाइकोलेट बनेगा और फिर उसके बाद आगे PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। नोट, ये चीज याद रखें, इस प्रक्रिया में ATP का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया में ये एक तो अभिक्रिया चल गई जहां पे केल्विन चक्र चलना था प्रकाश श्वसन में या C2 साइकिल के अंदर, जहां पे हमें ATP बनाने, जहां पे हमें ग्लूकोज बनाना था वहां पे ग्लूकोज ना बन के ऊपर से यहाँ पे ATP खर्च भी हो गए। एक तो ATP खर्च हो गया, एक ATP हमारा खर्च हो गया। दूसरा ये नुकसान हुआ, पहला नुकसान ATP खर्च हो गया, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ग्लूकोज नहीं बन पाया। ये अभिक्रिया हमारे लिए व्यर्थ है, ये अभिक्रिया हमारे लिए व्यर्थ है। ATP का निर्माण भी नहीं हुआ, जबकि हमारा लग और गया एक ATP। प्रकाश श्वसन की दर, यह दर 25 से 30 डिग्री तापमान पर तेजी से बढ़ेगी। प्रकाश श्वसन के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश श्वसन के कारण बोल रहे हैं बेटा, प्रकाश श्वसन के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर 30 से 40% कम हो जाती है। प्रकाश श्वसन के कारण, क्योंकि कम इसलिए हो जाती है बेटा क्योंकि वहां पे ग्लूकोज बनने की दर भी कम हो गई। हम प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की अभिक्रिया से को संश्लेषित कर रहे थे। क्या संश्लेषित कर रहे थे बेटा? ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज बन ही नहीं रहा है, ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो 30 से 40% तक यह अभिक्रिया संदमित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की। प्रारंभिक पदार्थ 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनता है, इसीलिए इसको C2 चक्र बोला गया। जो प्रारंभिक पदार्थ बन रहा है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, प्रारंभिक स्थायी जो पदार्थ बन रहा है, यहां पे ग्लाइकोलेट बन रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बन रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? C2 चक्र। C2 चक्र, C3 चक्र, C4 चक्र, C2 चक्र, जितने भी चक्र बोल रहे हैं, जो पहला स्थायी पदार्थ बन रहा है उस अभिक्रिया में, उसके नाम पे C3 चक्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है 3 कार्बन वाला। C4 चक्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है 4 कार्बन वाला। ऐसे ही CAM बोलेंगे, वहां पे क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, वो उस चक्र में जो बन रहा है उस आधार पे बोलेंगे। तो ये जो C2, C3, C4 नाम जो दिए हैं, इनके प्रथम स्थायी पदार्थ के आधार पे दिए। किसके आधार पे? प्रथम स्थायी पदार्थ के आधार पे। ठीक है, प्रारंभिक पदार्थ 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनता है, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, 2 कार्बन वाला।
यह अभिक्रिया परऑक्सीसोम में होती है और हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, यह मुख्य रूप से कहाँ पे हो रही है? परऑक्सीसोम में। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से कहाँ हो रही है? परऑक्सीसोम में हो रही है। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से परऑक्सीसोम में हो रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक हैं, ये यहाँ पे सहायक कोशिकांग हैं। कैसे हैं? सहायक कोशिकांग हैं। प्रकाश श्वसन करने वाले पौधे जैसे चुकंदर, धान और सेम आदि हैं। ठीक, याद रहेगा? यहां तक याद रहेगा? तो आज बेटा हमने C4 चक्र, C2 चक्र जिसे प्रकाश श्वसन बोला, यह हमने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे कैम पादप, CAM, क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। इनमें देखेंगे ये ग्लूकोज किस प्रकार बनाते हैं। हर पादप को ग्लूकोज बनाना ही है अगर अपने जीवन को यापन करना है। हम और आप भी जो भी चीज खाते हैं उसको विघटित करके हमारा शरीर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज हमारे लिए ऊर्जा स्रोत की भांति कार्य करता है और ATP हमारे लिए ऊर्जा मुद्रा की भांति कार्य करती है। तो पादपों का भी उद्देश्य यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड लें और ग्लूकोज बनाएं। तो हमने C3, C2 और C4 पादपों के अंदर देख लिया कि किस तरीके से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया देख ली। अब हम देखेंगे कैम पादपों के अंदर, उसके बाद जीवाणुओं के अंदर होने वाले प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पादपों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, विभिन्न कारक देखेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक था। आपको मैं उम्मीद करता हूं सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।